शाश्वत मंच पर आप सभी कलमकारों का और हमसे जुड़ने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी दिवस और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते हैं, साहित्य के पुरोधा प्रेमचंद जी की आज जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज के जो सजीव कार्यक्रम है उसमें जो आज का विषय है कलमकार का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, एक संस्मरण में हम जुड़ने वाले सभी अपने गेस्ट का जो है अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और परिचय करा रही हूँ मैं सभी का। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चिंतक रतिभान जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी पत्रकार भी हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो मीडिया है, जो वहाँ पे अध्यापन का कार्य करते हैं, बहुत सलीके से अच्छे से, उनका भी स्वागत करती हूँ मंच पर। इसके अलावा वरिष्ठ लेखक निर्देशक विजय पंडित जी जुड़ चुके हैं, जो मुंबई से जुड़े हैं और आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ से नाद रंग पत्रिका के संपादक आलोक पराड़कर जी जुड़ चुके हैं, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्रयागराज की धरती से ही समन्वय रंगमंडल की निर्देशिका और सचिव सुषमा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज से जो जुड़े हुए हमारे जो दर्शक हैं उनका हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर सभी का स्वागत, और दर्शक हमसे जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज प्रेमचंद जी की जयंती है और फेसबुक पर लाइव जो ये कार्यक्रम उन्हीं के संस्मरण में आयोजित किया गया है, तो प्रेमचंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और उनके बारे में जो हमारे आज के मेहमान हैं अपने उनके व्यक्तित्व पे, उनके साहित्य पे, उनकी कहानियों के बारे में अपना विचार रखेंगे। थोड़ा सा मैं बस कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य के शिल्पी कलमकार सिपाही प्रेमचंद उन रचनाधर्मियों में से एक थे जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के मार्ग को प्रशस्त किया। वो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है जनवादी और यथार्थवादी परंपरा तथा प्रगतिशील परंपरा के जनक भी कहे जाते हैं। प्रेमचंद, वैसे तो हम सभी पढ़े हैं प्रेमचंद जी को अपने शिक्षा के दौरान। प्रेमचंद के जो रचनाओं में जो कुछ पात्रों को तो हम कभी भुला भी नहीं सकते हैं, जैसे होरी की बुधिया की बात करें, धनिया की बात करें, ईदगाह का हमीद की बात करें, या जो है पूस की रात, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी और तमाम रचनाएं हैं जो आज की जनमानस के पटल पर जो है अमिट छाप हैं। तो इसी क्रम में मैं आज सबसे पहले जो है आमंत्रित करूंगी अपने मंच पर अपने व्यक्तित्व को, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को परिचित कराने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के मेहमान आलोक पराड़कर जी, जो रंगनाद के संपादक भी हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो प्रेमचंद के व्यक्तित्व पे, उनके साहित्यिक रचनाओं पे अपनी अभिव्यक्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद रितमदरा जी, और सभी को नमस्कार। आज देखिए प्रेमचंद की जयंती है, हम लोग उनका स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा है वो प्रेमचंद को अक्सर याद करते रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे जीवन के बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं जब हमें प्रेमचंद की रचनाएं, उनके पात्र, उनके जो कथन और उनका जो एक विवेक जो इस्तेमाल करने का तरीका है हर कहानियों में, वो सारी चीजें याद आती हैं। प्रेमचंद को मरे हुए उनका निधन 1936 में हुआ था, आप सभी जानते हैं, और उनकी मृत्यु को 85 साल हो गए। उनकी रचनाओं को कह सकते हैं कि एक शताब्दी या लगभग एक शताब्दी के करीब हो रही है। फिर भी एक लेखक हमारे पाठकों के, अपने पाठकों के, हम सबके इतने करीब है
तो ऐसी क्या बात है जो एक रचनाकार इतना अपने पाठकों के करीब हो जाता है? तो इसका जवाब भी प्रेमचंद ने खुद ही दिया है। मृत्यु के कुछ महीने पहले उनका जो यहाँ पे भाषण हुआ था इसी लखनऊ शहर में, जो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन था, तो उसमें उन्होंने साहित्य को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि साहित्य में, मैं उस कोट को पढ़ना चाहूंगा, उस भाषण के अंश को, कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। फिर आप उसे जिस चौखट में चाहे लगा सकते हैं। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। थोड़ा सा और आगे उन्होंने कहा है, वो भी बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। फिर चाहे वो निबंध हो, चाहे कहानियां हो, काव्य हो, जीवन की आलोचना और उसमें उसकी व्याख्या उसमें होनी चाहिए। साहित्य केवल मैन बहलाव की चीज नहीं है। मनोरंजन के सिवा और भी कुछ उद्देश्य है। वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, किंतु जीवन की समस्याओं पर विचार करता है और उन्हें हल करता है। अब वह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता और न अनुभव का अन्वेषण करता है, किंतु उसे उन प्रश्नों में दिलचस्पी है जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं। यहाँ अब उन्होंने इस्तेमाल किया है। शायद इसीलिए हम एक विभाजक रेखा भी देख सकते हैं प्रेमचंद के पहले और बाद की, कि प्रेमचंद के पहले जैसे बहुत सारे इस तरह के जैसे कहानियां, उपन्यास बहुत पॉपुलर हुए, बहुत लोकप्रिय हुए। चंद्रकांता संतति जैसे थी, या देवकी नंदन खत्री के जो उपन्यास थे, या और भी बहुत सारे रचनाकार थे। लेकिन जब प्रेमचंद आते हैं तो वो जीवन को यथार्थ के करीब ले जाते हैं और वे अपने जीवन की सच्चाइयां उसमें शामिल करते हैं, जो हम सबकी सच्चाइयां बन जाती हैं, हम सबका यथार्थ बन जाता है। यही उनकी रचना की ताकत है, जो 100 सालों बाद भी, 85 साल उनके मरने के 85 सालों बाद भी हम सबको इतना अपना लगता है। अगर आपने व्यक्तित्व के बारे में भी कहने को कहा, अगर उनका व्यक्तित्व तो देखा जाए तो बहुत एक सामान्य कोई एक सरकारी अफसर नहीं कहूंगा, सरकारी बाबू जो होता है, जो उसका जीवन जैसा हो सकता है। 6 घंटे 7 घंटे नौकरी करने के बाद वो लिखने का समय निकालते थे, वो मास्टरी करते थे एक स्कूल में, और उनका जीवन बहुत एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जैसे हो सकता है। उन्होंने खुद भी अपने बारे में ये कहा है कि मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी चोटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों के सैर की शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। वे आगे कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा है ही क्या जो मैं किसी को सुनाऊं। बिल्कुल सीधी सपाट जिंदगी है। मैं देश के और करोड़ों लोग जैसे जीते हैं, एक सीधा साधा गृहस्थी के पचड़ों में फंसा हुआ तंग दस्त मुदर्रिस, जो सारी जिंदगी कलम घिसता रहा, इस उम्मीद के साथ कि कुछ आसुदा हो सकेगा, मगर न हो सका। ये देखिए उनका बड़प्पन है, जो अपने वो आत्ममुग्धता में नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है वो हम सब जानते हैं। वे आगे कहते हैं, उसमें है ही क्या जो मैं किसी को सुनाऊं। मैं तो नदी किनारे खड़ा हुआ नरकुल हूं। हवा के थपेड़ों से मेरे अंदर भी आवाज पैदा हो जाती है। बस इतनी सी बात है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है इन हवाओं का है जो मेरे भीतर बजी। मतलब एक वो अपने बार बार अपने जीवन को एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के रूप में, एक किसान का, एक मजदूर का जो जीवन हो सकता है, एक बाबू का जो जीवन हो सकता है, उसके समकक्ष रखते हैं।
और ये कहते हैं कि उस जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को बहुत प्रभावित कर सके या बहुत प्रेरणा दे सके। लेकिन जब वो इस जीवन की बातें कहते हैं तो वो लगता है कि यही जीवन तो हमारा भी है। हम भी इन्हीं इन्हीं अंतर्द्वंदों से, इन्हीं इन्हीं सच्चाइयों से, इन्हीं दिक्कतों परेशानियों से, इन्हीं थपेड़ों से लड़ते आए हैं। इसीलिए वो उनका साहित्य हम सबका साहित्य हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद शुरुआत करने के लिए इतनी बात काफी होगी, और लोग भी विद्वान इसमें शामिल हैं। फिर बात आगे बढ़ेगी तो कुछ और बात कहूंगा। जी जी, बहुत सार्थक बात कही, क्योंकि प्रेमचंद जी को अगर हम देखते हैं, बहुत करीब से देखते हैं, तो मैंने अभी जैसे चर्चा की ईदगाह की बात की, तो उसको पढ़ने वक्त देखिए लगता है कि एक बच्चा है जो रोज अपनी दादी को हाथ जलता हुआ देख रहा है रोटी पकाते समय, तो और देख रहा है कि उसी के साथी जो है दूसरे के घरों में चिमटा देखता है कि उसकी घर है उपलब्ध है, उसके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और ये जो संवेदना है, जो बात कर रहे हैं कि कितनी गहरी संवेदना है कि वो उसको पैसे जो खाने के लिए उसकी दादी देती है, तो वो जाके चिमटे की जो सोच पैदा होती है अंदर, तो कहीं ना कहीं उनका जो सोच है, जो प्रेमचंद जी की जो संवेदना है, तो उसमें वो दिखती है। इसी श्रृंखला में मैं जो अगले हमारी मेहमान है, समन्वय मंडल की निर्देशिका और सचिव भी हैं समन्वय मंडल की, उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी के जो और भी बहुआयामी व्यक्तित्व हैं या जो उनका जो पहलू है उस पे अपनी बात रखें। नमस्कार। शाश्वत संस्था के इस मंच पर आलोक जी, विजय पंडित जी, डॉक्टर धनंजय चोपड़ा, रतिभान त्रिपाठी जी, मैं सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा नमस्कार। और साथ ही इस कार्यक्रम की संचालिका रितंद्रा मिश्रा का भी स्वागत है, और खास तौर से उनको बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक ऐसा विषय रखा, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, जो एक पूरी समग्रता में मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उसके साहित्य को अपने अंदर समेट सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर कार्यक्रम किया था, तो हम लोगों ने सिर्फ उनके नाटकों पर फोकस किया था, जिससे बहुत से लोगों ने उनके नाटकों का नाम भी नहीं सुना था, और वो अंततः जैसा होता उन्होंने वही बोला जो उनको बोलना था। तो हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा एक वेग सा विषय रखा जाए जिसमें कोई कहीं से भी चाहे, कोई भी पक्ष चाहे मुंशी प्रेमचंद जी का, उसको बोल सकता है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुंशी प्रेमचंद से मेरा परिचय मेरे पिताजी ने कराया था। मेरे पिताजी एक साहित्यकार थे और हमारे घर में एक बड़ी समृद्ध सी लाइब्रेरी है। तो जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी कहीं कॉफी हाउस वगैरह चले जाते थे, तो उन किताबों को देखकर बड़ा आकर्षण होता था, और हम लोग धीरे से उस किताब को निकाल कर खोल कर वहीं खड़े खड़े पढ़ने की कोशिश करते थे। और वो किताबें जब पिताजी आ जाते थे, हड़बड़ाहट में उल्टी सीधी हम लोग उसको घुसाते थे, तो उनको लगता था कि वो किताबें उन्होंने कहीं छुई हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम लोग पढ़ना चाहते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मानसरोवर का पहला भाग दिया, और मैंने मानसरोवर की सारी कहानियां पढ़ी। उसके बाद 7 भाग धीरे धीरे करके कई सालों में, अगर मैं कहूंगी कि मैं 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक मैंने उनकी ये 7 भाग मानसरोवर के धीरे धीरे पढ़े। रोचक कहानियां थी, सीधी सरल, मन को छू लेने वाली, और उस जो हमारी अवस्था थी उस समय 13-14 साल की, उसमें समझ भी आ जाती थी मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियां। तो अक्सर पिताजी पूछते थे कि कहानी पढ़ी तुमने? तो हम कहते थे हाँ। कुछ समझ में आया? तो हाँ। अच्छा, कौन सी कहानी सबसे अच्छी है? तो उस समय इस सवाल का जवाब देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि उनकी कौन सी कहानी सबसे अच्छी है। और मुझे लगता है कि आज उम्र के इस मोड़ पर भी आकर अगर मुझसे कोई ये पूछे कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी सबसे अच्छी है, तो शायद मुझे आज भी बताना उतना ही मुश्किल होगा। अगर मैं बहुत कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि अगर उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी की बात की जाए तो मुझे कफन उनकी कहानी सबसे अच्छी लगती है, और उसके बाद फिर ईदगाह। बूढ़ी काकी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये सवाल बड़ा कठिन है कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी सबसे अच्छी है।
जैसा कि सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे। वो कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, संपादक थे, अनुवादक थे और नाटककार भी थे। चूंकि मैं रंगकर्म की विधा से जुड़ी हुई हूँ तो मैं उसी पक्ष को लेकर चलूंगी, क्योंकि अभी हम सभी यहाँ पर अपना अपना पक्ष रखेंगे। सच कहूं तो मुझे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों से अधिक उनकी कहानियों ने प्रभावित किया और उन्होंने लगभग 301 कहानियां लिखी। और जब हम लोगों जब मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को मुझे नाटकों को करने का वो आया, तो मैंने जब उनके नाटकों को देखा, करबला और उनके और 2 नाटक जो थे वो उनको, तो मुझे लगा कि वो नाटक मंचीय विधान की दृष्टि से उतने अच्छे नहीं है जितना एक नाटक माना जाता है। उसमें दृश्यबंधों की जो है अभाव है और जो संवाद हैं वो उनके एक लंबे लंबे संवाद चलते हैं। उपदेशक की तरह लेखक अपना विचार व्यक्त करता जाता है। जो नाटकीय तत्व होने चाहिए वो उनके नाटक में मुझे ऐसा लगा और बहुतों को लगता है वो अभाव हम लोग को समझ में आया। तो मैंने कहा कि अगर मुंशी प्रेमचंद के नाटकों को ना करके उनकी कहानी को किया जाए तो वो बेहतर होगा। और एक बार मुझे एनटीपीसी ऊंचाहार से स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता फ्रीडम मूवमेंट पे कुछ नाटक करने का प्रस्ताव आया, तो मैंने मुंशी प्रेमचंद की 3 कहानियों का सिलेक्शन किया, जिसमें एक शराब की दुकान जो नशेबंदी पर था, और एक होली का उपहार जो विदेशी वस्त्रों के त्याग, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर था, जो गांधी जी का संदेश था। और तीसरा जो था आहुति नाटक था, जिसमें उस समय के जो युवा वर्ग पर गांधी जी के दर्शन का और उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ रहा था, उसके ऊपर वो कहानी बड़ी सुंदर तरीके से लिखी गई थी। तो हमने तीनों कहानियों का एक कोलाज बनाया और आजादी के रंग मुंशी प्रेमचंद के संग इस नाटक को हमने एनटीपीसी में पहली बार किया। और उसके बाद जो है आगे भी उसके कई मंचन होते रहे। आगे चल के गांधी जी भी मुंशी प्रेमचंद भी गांधी जी के दर्शन से मुक्त हुए और वो प्रगतिवादी सोच की ओर चले गए और उन्होंने उस तरीके की कहानियां लिखी। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो अक्सर हम रंग कर्मियों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। आप देखिए, कोई भी निर्देशक जिसने कुछ साल तक लगातार काम किया है, वो ईदगाह करेगा, बूढ़ी काकी करेगा, कफन करेगा और पंच परमेश्वर करेगा, और ऐसी बहुत सारी कहानियां, यहाँ तक कि कुछ कहानियां ऐसी भी मंचित हुई जिनके बारे में बहुत कम सुना गया था। जिसमें एक कहानी थी एक्ट्रेस और एक दूसरी कहानी थी स्वांग। इन कहानियों का मुझे नाम भी शायद याद नहीं था, लेकिन जब दोबारा ये कहानियां मंचित हुई हमारे शहर में भी, बाहर भी, और बड़े भाई साहब जैसी कहानियां हैं जिसको कि नसरुद्दीन शाह जैसे लोग भी करते हैं और अलग अलग तरीकों से करते हैं, तो इन कहानियों को का मंचन लगातार मुंशी प्रेमचंद, बड़े ताज्जुब की बात है कि वो अपने नाटकों के माध्यम से मंच पर और रंगकर्मियों के बीच में न रहकर कहानियों के माध्यम से हमारे बीच में आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अगर मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना बहुत सारी चीजों पे उन्होंने अपनी लेखनी को परखा, जाना, और एक बार उनकी ये इच्छा हुई कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएं और वहां पर अपनी जो उनकी लेखनी का प्रभाव था, इतना बड़ा मीडिया है फिल्म, उस पर करें ताकि जो उनके मैसेज हैं, उनकी जो समाज सुधार और जागृति की जो चेतना है वो फिल्म के माध्यम से ज्यादातर लोगों तक, मासेस तक जल्दी पहुंच जाएगी। तो वहां पर जाकर उन्होंने एक मिल मजदूर नाम की फिल्म उनके उसमें बनी, इसकी उन्होंने पटकथा लिखी। लेकिन वो उस पटकथा में मजदूरों के शोषण की जो
जो जो कथा थी और उनके मालिकों के जो अन्याय थे जो मजदूरों के साथ होते थे, वो इतने सशक्त तरीके थे और इतने जोरदार तरीके से उन्होंने उस पटकथा को लिखा था और फिल्माया गया था कि बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जो उद्योगपति थे उनको ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिल्म अगर रिलीज हो जाए तो मजदूर जो है वो विद्रोह कर दें, बलवा कर दें और जो है तोड़ फोड़ कर दें। तो उन्होंने उस पटकथा को और उस फिल्म को बैन करवा दिया और यहाँ तक कि उसकी फिल्म की रील भी उन्होंने नष्ट करवा दी। ये सब देखकर मुंशी प्रेमचंद को बड़ा तकलीफ हुई, बड़ा उनको क्षोभ हुआ और वो वापस आ गए। आगे चल के उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुनाफाखोरों और भ्रष्टाचारियों से भरी हुई है, वहां पर लेखन की या कला की कोई कीमत नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद ने आगे चल के निबंध भी लिखे, बच्चों का साहित्य भी लिखा और कुछ अनुवाद भी किए। मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा बहुत सारे ऐसे विषय उठाए जो उस समय की ज्वलंत समस्याएं थी, जैसे छुआछूत है, विधवा विवाह समस्या है, स्त्री पुरुष संबंध है, आधुनिकता है और मिल मजदूरों मालिकों का जो युद्ध है, जमींदारों का जो शोषण है। यानी कि उनके समय का जो पूरा युग था वो उनके साहित्य में एकदम स्पष्ट दिखता है। जैसे जैसे समाज में चेंजेस आ रहे थे उन सब को मुंशी प्रेमचंद ने क्रमशः उनको अपनाया और उन चेंजेस के साथ उन्होंने अपने साहित्य में उन समय सारी समस्याओं को उठाया जो जिन पर बात करनी जरूरी थी। मुझे लगता है कि मुंशी प्रेमचंद ने एक सिपाही की तरह अपनी लेखनी को लेकर से काम किया और इसीलिए उन्हें कलम का सिपाही कहा गया। मुंशी प्रेमचंद को लोग कहते हैं कि उनका बहुत सीधा साधा व्यक्तित्व था, लेकिन मुझे लगता है मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी टोपी, जिनकी वेशभूषा, जिनकी मूछें तक, बहुत सारे लोगों ने, उस समय के लोगों ने उसी तरह की मूछें रखनी शुरू करी और उसी तरह से कुर्ता और धोती पहनना शुरू किया, टोपी लगानी शुरू करी। यहाँ तक कि जो उनका जूता था उस पर भी हरिशंकर परसाई जी ने एक बड़ा अच्छा और बड़ा मार्मिक सा लेख लिखा था, प्रेमचंद के जूते। तो मुझे लगता है प्रेमचंद अपने समय के एक नायक थे, लेखनी की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से, विचार और दर्शन की दृष्टि से भी, और वो एक तरीके के आज के शब्दों में अगर कहा जाए तो वो ब्रांड उस समय बन गया था, उनका रहना सहना, उनकी पोशाक और उनका। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी कुछ लिखा वो कालजयी है और हमेशा हमारे बीच में रहेगा, क्योंकि हमारे मूल्यों से, हमारे संस्कारों से और हमारी भारतीयता से जुड़ा हुआ है। ऐसे जन नायक को मैं उनकी जन्मशती पे बार बार प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद जी। सुषमा जी ने बहुत ही सार्थक बात जो है साझा किया प्रेमचंद जी के बारे में, और निश्चित ही है उनकी जो मैंने भी जो पढ़ी है सदगति, मृतक भोज या उपन्यास की बात करें, गोदान निर्मला, तो उसका कोई जवाब नहीं है आज के साहित्य से। इसी श्रृंखला में मैं अब अगले कलमकार रतिभान त्रिपाठी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक भी हैं और साहित्य के प्रति समर्पित भी रहते हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो प्रेमचंद जी के साहित्य पे, या कलम का सिपाही है वो, किसी भी उनकी उपलब्धियों से शुरू कर सकते हैं अपनी बात। स्वागत है रतिभान जी। जी धन्यवाद रतन दास जी। बहुत शाश्वत इस साहित्यिक मंच के इस आयोजन में शामिल सभी साथी गण और संचालिका महोदय। अभी आपने जो प्रेमचंद की बात कही और इससे पहले डॉक्टर सुषमा शर्मा जी ने प्रेमचंद से परिचित होने का एक अपना संस्मरण सुनाया। तो उनके पिताजी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी थी। मैं तो गांव का रहने वाला युवक, बचपन में मैंने गांव में प्रेमचंद जी से कैसे परिचित हुआ इसकी बड़ी रोचक कहानी है। मेरी माँ बिल्कुल निरक्षर थी, बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन वो अंतर्ज्ञानी थी। उन्हें रामचरितमानस का, महाभारत का और तमाम साहित्यिक चीजों का बहुत गंभीर बोध था, अनपढ़ होते हुए भी।
मैं उन दिनों प्राइमरी में पढ़ता था और मेरे बड़े भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो उनकी एक किताब में उनकी कहानी चलती थी, उस समय की कोर्स में रही होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो बूढ़ी काकी। अभी सुषमा जी ने जिक्र किया कि बूढ़ी काकी बड़ी रोचक कहानी है, नाटकों के रूप में भी प्रस्तुत की गई है। वो नाटक नहीं था, फिर भी कहानी थी, कहानी को नाटक के रूप में मंचित किया गया। तो मेरी माँ ने कभी भैया से सुनी रही होगी, तो वो बार बार बूढ़ी काकी की जो पात्र थे, बूढ़ी काकी की जो भावबोध था, उसकी जो भाषा थी, शायद उन्हें उनमें लालित्य लगा रहा होगा, उन्हें अच्छा लगा होगा। तो बचपन में जब मैं प्राइमरी क्लासेस में पढ़ता था तो मैं उनको पढ़कर सुनाया करता, वो पढ़ नहीं सकती थी। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं प्रेमचंद में बचपन से जुड़ा और अपनी उन माँ के जरिए जुड़ा प्रेमचंद से, जो बिल्कुल निरक्षर थी। ये बहुत कम लोगों में होता है। और प्रेमचंद सच्चे अर्थों में जनवादी या जनता के साहित्यकार थे, रचनाकार थे, कहानीकार थे, जो आम एक अनपढ़ ग्रामीण को भी अपने से जोड़ लेते हैं, एक पढ़े लिखे दरोगा को भी अपने से जोड़ लेते हैं, और एक पढ़े लिखे बड़े नेता को भी अपने से जोड़ते हैं, एक अनपढ़ मजदूर को अपने से जोड़ते हैं, और एक क्रांतिकारी को भी अपने से जोड़ते हैं। ऐसा सौभाग्य, ऐसा संयोग, ऐसी परिस्थिति अधिकांश साहित्यकारों के साथ नहीं हुआ करती। और इसीलिए प्रेमचंद 100 वर्षों बाद भी अब तक प्रासंगिक हैं कि उन्होंने ऐसी चीजें लिखी हैं, ऐसी कहानियां लिखी हैं, ऐसे उपन्यास लिखे हैं जो जनता को अब भी हृदय स्पर्शी हैं। जनता के लिए, एक सामान्य पाठक के लिए या एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी वो उतने ही महत्वपूर्ण और उतने ही हृदय स्पर्शी हैं जितने कि 100 साल पहले थे। ये उनकी उपलब्धि है और यही उनकी अमरता या अजय अजय होने की कहानी। वो भले खुद को अकिंचन कहते रहे हों, प्रेमचंद ने भले, अभी आलोक पराड़कर जी उनके बारे में बता रहे थे कि कैसे वो अपने आप को अकिंचन मानते थे। वो कहते थे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो जो सुन लेता हूँ, मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, और मैं जो सुन लेता हूँ, जो समाज को देखता हूँ, उसी आधार पर लिखता हूँ। तो उनकी अकिंचन, वो उनका अकिंचन बोध था। ये उनका अकिंचन बोध ही उनको जीवित किए हुए, उन्हें ज्वलंत किए हुए, उन्हें अमृत प्रदान करता। प्रेमचंद की जो भी कहानियां, चाहे जितनी भी, चाहे पूस की रात को देखिए, उसमें हल्कों के किरदार देखिए, आज भी वो गांव में वो किरदार देखने को मिल जाएंगे 100 साल बाद भी। जबकि देश बहुत आगे चला गया है, देश के गगनयान आसमान में दौड़ते हैं, चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच गया है ये दुनिया। लेकिन फिर भी भारतीय ग्रामीण परिवेश में अब भी हल्कू जैसे किरदार उस की रात में वैसे ठिठुरते हैं, वैसे ही कांपते हैं, वैसे ही कुत्ते के साथ सोते हैं। ये प्रासंगिकता प्रेमचंद की हो सकती है, इसीलिए है, और इसीलिए वो हमेशा अजर अमर और चिरजीवी रहेंगे, न केवल साहित्य के क्षेत्र में बल्कि उस जनमानस के हृदय में जो उन्हें उनके साहित्य के जरिए अपने करीब पाता। प्रेमचंद कथाकार थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे, लेकिन उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। कुछ उनकी कविताएं कम ही हैं, लेकिन उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। ऐसा उनके बारे में वर्णन का एक कविता मैंने उनकी कभी पढ़ी भी थी। वाराणसी के लमही गांव में जब वो 1980 में पैदा हुए, एक डाककर्मी के बेटे थे, लेकिन डाककर्मी के बेटे में ऐसी लगनशीलता कि वो इतना अजय और अजर अमर साहित्यकार हो जाए जो 100 साल बाद भी उसी तरह प्रासंगिक हो। और मैं तो कहता हूं कि प्रेमचंद अभी 200-500 साल तक प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि वास्तव वो अभी जो जनवादी साहित्यकार हैं वो तो ऐसे हैं जो कि बनावटी हैं। प्रेमचंद जो कुछ भी थे वो सब कुछ प्राकृतिक थे, उनमें कोई भी कृत्रिमता नहीं थी, वो उनमें कोई भी बनावटीपन नहीं था। उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनकी कमाई का जरिया, उनके जीवन का लिखने का, जैसा भी पराड़कर जी, आलोक जी कह रहे थे कि वो 6-7 घंटे पढ़ाने के बाद आराम से आते थे और फिर लिखते थे। तो उनका वो मूल पेशा लेखन नहीं था, लेकिन मूल पेशा न होते हुए उन्होंने, उनकी रुचि या उनकी अभिरुचि ऐसी थी कि वो अब भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। प्रेमचंद जी के बारे में
बहुत कुछ कहना आसमान सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। अभी तमाम साहित्य साथी लोग बैठे हुए हैं जिन्हें मंच पर बोलना है। मैं अगले वक्ता के रूप में उन सबको ये मंच समर्पित करता हूं। और इस आयोजन के लिए, मुझे इस आयोजन में आमंत्रित करने के लिए रितंद्रा जी का और उनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद रतिभान जी, बहुत ही सार्थक बात आपने शेयर की। और निश्चित ही जो प्रेमचंद जी है, हम इस बात के प्रमाण है हम लोग जो आज उनके ऊपर एक वेबिनार कर रहे हैं कि वो हमारे दिलों में कहीं न कहीं जिंदा है, उनका साहित्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसी के साथ इसी श्रृंखला में हम अगले मेहमान हमारे जुड़े हैं मुंबई से विजय पंडित जी, जो लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो कल बीमार थे, बुखार था, उसके बाद भी हमारे मंच पे आने के लिए वो उसी शिद्दत से आए और उन्होंने मना नहीं किया। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मुंशी प्रेमचंद जी पर जो है अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करें। म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। विजय जी अनम्यूट कर लीजिए। विजय जी आवाज म्यूट है, खोल लीजिए। अभी आवाज आ रही है? जी 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 जी। सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आभार शाश्वत मंच का और रितंद्रा जी का। और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, पत्रकार हैं, उनके बीच में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है रितंद्रा जी ने। उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मूलतः मैं भी गांव से ही हूं और गांव से फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यात्रा, फिर उसके बाद लखनऊ भारतीय नाट्य अकादमी, फिर मुंबई। तो गांव की जैसी बातें होती हैं, सबकी करीब करीब वही बातें होती हैं। जो पढ़ने की जो ललक होती है, मेरे पिताजी पुरोहित थे तो उनके पास एक चौकी पे ढेर सारी पुस्तकें जो हैं बांध करके, पोथी बोलते थे वो, पोथी बांध के रखी रहती थी और उसको मेरा खोल करके पढ़ने का मन करता था। अधिकांश उसमें श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, गीता और तमाम गरुड़ पुराण, वो बहुत से थे जो कि मेरे कम समझ में आते थे बचपन में। लेकिन जब अक्षर ज्ञान हुआ, कुछ पढ़ने लगा, तो एक उनकी उसमें थी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। तो वो करके एक पुस्तक थी, वो मुझे रास आ गई और वो मैंने सबसे पहले प्रेमचंद जी से वहीं परिचित हुआ। तो प्रेमचंद जी पहली बार, और भी जो लेखकों की किताबें थी वहां पे, जो भी पुस्तकें थी, जो भी पौराणिक आख्यान थे, उनकी जगह पे प्रेमचंद जी पहली बार अपने लगे कि हमारे अपने हैं, अपनों की बातें करते हैं। गांव में जो मैं देखता था, महसूस करता था, जिस ढंग से जीवन जीता था, उनके बीच की कहानियां मुझे लगी। तभी से प्रेमचंद जी मेरे प्रिय हो गए, प्रिय लेखक हो गए। और फिर धीरे धीरे बाद में जब आप बड़े होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके कोर्स में प्रेमचंद जी आते हैं, प्रसाद आते हैं, निराला आते हैं, सभी कुछ आते हैं। लेकिन क्या होता है कि आते तो सभी हैं, लेकिन साथ रह जाता है कुछ लोगों का। बाकी केवल इसलिए है कि आपको एग्जाम में तैयारी करना है, आपको अंक लाने हैं, इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी शाश्वत रूप से हमारे साथ रहे और मैं उनको अब भी मेरे साथ ही रहते हैं। इसलिए साथ में रहते हैं कि एक अपनापन अब भी मुझे लगता है। प्रेमचंद, मैं बहुत उसके वैचारिक विमर्श में मैं नहीं जा सकता, उतना मैं आलोचक नहीं हूं, लेकिन जैसे कबीर अपने लगते हैं वैसे प्रेमचंद मुझे अपने लगते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उनका जो कथ्य है, उनकी जो बातें हैं और उनका जो शिल्प है और जो उनकी भाषाई संरचना है उनके साहित्य का, वो मुझे कबीर की तरह लगता है कि जैसे कबीर जन की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, झूठ फरेब के विरुद्ध बात करते हैं, पाखंड के विरुद्ध बात करते हैं, उसी तरह प्रेमचंद जी भी उसी
उसी स्तर से मैं प्रेमचंद जी को भी देखता हूँ, वैसे भी महसूस करता हूँ। और जो जन पक्षधरता की बात करता है वो शाश्वत रहता है, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, हजारों साल, जैसे 700 साल 800 साल मान लीजिए कबीर को हो गए, तो प्रेमचंद जी भी रहेंगे, शाश्वत रहे। तो किसी की जो भाषा शैली होती है और किसी का कथानक होता है, किसी भी उसकी रचना का, वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना बनाना। सहज रूप में इतनी बातें कर लेना, सहज रूप में इतना क्या कहते हैं, सहज भाषा में इतनी विशाल साहित्य की रचना करना, ये मुझे लगता है कि प्रेमचंद की ही बूते की बात थी। और उनकी करीब मुझे लगता है 300 कहानियां हैं, और 300 कहानियां में 300 कहानियों को अगर आप देखें तो कम से कम लगता है कि कम से कम 50 कहानियां तो ऐसी हैं कि जो कि आपको विश्व स्तरीय कहानियां कह सकते हैं। प्रेमचंद पर शोध करने वाले इसको जानेंगे कि किस तरह से विश्व के और भी टॉलस्टॉय, बाल्जाक और जो भी लोग हैं जिनकी बात होती है, उस श्रेणी में प्रेमचंद जी भी खड़े होते हैं, इसलिए कि उनकी जन पक्षधरता है, उनके साहित्य में, उनकी भाषा में जन की भाषा है, लोगों की भाषा है। वो जो तब की भाषा थी वो अब की भी भाषा वही है, मतलब वो बहुत चीजें बदली नहीं। उनका जो काल था, मुझे लगता है कि जो एक आजादी के समय का एक मूवमेंट था, उसमें उनके समकालीन प्रसाद भी थे, लेकिन प्रसाद मुझे लगता है कि अतीत जी भी थे, और उनके क्या कहते हैं, भारत के गौरव पे बड़ा उनको वो था, उसको लेकर के सामने लाते थे, कि एक गौरव गान करके लोगों को प्रेरित करते थे। और वही सीधे भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के अगर आते हैं हम, तो प्रेमचंद जी सीधे केवल अतीत जीविता की बात नहीं होती है वहां पे, उस समय समकालीन जो संदर्भ है, समकालीन जो समस्या है, समकालीन जो सामाजिक स्थिति है, समकालीन जो सरोकार है, उसकी सीधे सीधे प्रेमचंद बात करते हैं। और और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी मूवमेंट में हो, उस मूवमेंट में केवल सीधी एक लड़ाई ही नहीं होती, एक गोली बारूद की ही लड़ाई नहीं होती, एक क्या कहते हैं बम असेंबली में बम गिराने की बात होती है, वो पैरेलल चलता है। लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई एक सामाजिक की जो लड़ाई होती है, जो अंतर्निहित होती है, उस समाज को किस ढंग से आप बदल रहे हैं, उस समाज में किस ढंग से चेतना आप ला रहे हैं, कि जो गांधी या नेहरू का जो भी मूवमेंट है, उसमें वो समाज कितना सक्रिय रूप से सजग होकर के, जागृत होकर के उसमें सहभागिता कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद इसके बहुत बड़े क्या कहते हैं सिपाही थे। तो मेरे कहने मतलब कि ये है कि कोई भी साहित्यकार या कोई भी कृतिकार या कोई भी पेंटर या कोई भी जो भी सृजनात्मक रूप से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्तित्व है, वो कालजयी इसलिए होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको कि वो उस समय भी देखता है और 100 साल बाद भी वो सार्थक। जैसे स्त्री पक्षधरता की बात करें, तो प्रेमचंद ने उस मूवमेंट को देखा था, उसके कि जहाँ पे पुरुष में साथ में गांधी जी के साथ में है, वो असहयोग आंदोलन, तमाम आंदोलनों में स्त्रियां भी साथ साथ में उनके क्या कहते हैं कदम ताल कर रही। तो उन्होंने पहली बार कहा था कि जो है क्या कहते हैं कि ये आप मत सोचिए कि ये केवल ये पुरुषों की लड़ाई है, स्त्रियों को भी अब सौंप देना चाहिए इस चीज को कि वो सक्षम है और इस लड़ाई में आपके साथ साथ कदम ताल करके वो चल पा रहे हैं। तो ये समझे 1931 की बात है। तो कहने मतलब है कि अब 2021 है, 100 साल करीब 100 साल पहले जो इन मुद्दों की बात कर रहा है, इसको देख रहा है, आज का जो स्त्री विमर्श है उसका प्रस्थान बिंदु ढंग से प्रेमचंद कर चुके थे, वहां से चीजें शुरू हो चुकी थी। तो ये जन पक्षधरता, स्त्री विमर्श की जो बातें हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या कहते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं, मैं अभी तो जो है क्या कहते हैं सुषमा जी जो बात कर रही हैं, मैं चूंकि रंगमंच और मीडिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ, फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो प्रेमचंद की कहानी की सबसे बड़ी कहानियों या उपन्यासों की सबसे बड़ी बात है कि सीधे सीधे आप ऐसा मन करता है इसको पढ़ने के बाद कि सीधे सीधे आप इसको मंच पे ला सकते हैं। उनकी कहानी उपन्यासों को पढ़ने के बाद यार इस पे फिल्म बन सकती है, ये बहुत कम होता है। ये जो है किसी भी रचनाकार के रचना को पढ़ करके बहुत कम होता है कि आप उसको पढ़ करके अचानक लगे कि ये सीधे सीधे मंच पे जा सकता है।
जैसे कि मुझे लगता है कि कहानी के रंगमंच की बात करें तो देवेंद्र राज अंकुर जी निश्चित रूप से प्रेमचंद की इन कहानियों से अवश्य प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि जो सीधे कोई भी कहानी हो, ईदगाह है, बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर है, जो भी कहानियां हैं, तो वो सीधे सीधे आप जो क्या कहते हैं उसको मंच पे ले जा सकते हैं। और उन कहानियों में ये भी है कि मंच पे नाटकीय रूपांतरण भी कर सकते हैं, सीधे मंच पे ले जा सकते हैं। और इधर तो इलाहाबाद में काफी मैंने सुने हैं कि जो है नौटंकी के भी रूपांतरण हुए हैं, मतलब कि कुछ ऐसे मंच हैं जो वहां पे सीधे सीधे प्रेमचंद की कहानियों के नौटंकी रूपांतरण करके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो साहित्य इतना सहज, सर्वग्राही और सबके लिए क्या कहते हैं एक पाथेय का काम कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि वो विलक्षण वो साहित्य है। और इस विलक्षणता के कारण प्रेमचंद जो है क्या कहते हैं सदैव शाश्वत बने रहेंगे। और ये सबसे एक और बड़ी बात है कि प्रेमचंद को जैसे कि एक अभी विमर्श से बहुत भी चलता रहता है कि उनके व्यक्तित्व को लेकर के आलोक परार्थ जी ने उसकी चर्चा की बहुत अच्छे ढंग से। वो कुछ भी हो, एक आर्थिक उनकी संपन्नता या विपन्नता की बात होती है, और वो एक अच्छे उसके पद पे थे, और मुझे लगता है उसकी जब सैलरी आप देखेंगे तो कोई ऐसी कमी नहीं थी। और क्या कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका सहज वृत्ति जो है, उनकी जो जीवन की सहजता है, उनकी जो क्या कहते हैं सहज भाव की जो स्वीकार्यता है, वो सबसे बड़ी बात है। आप क्या कहते हैं, आपके पास खूब साधन हो, खूब संसाधन हो, जिसको जैसे होता है ना कि हमारे उसमें उपनिषद में कहता है तेन त्यक्तेन भुंजे था माघृध कशस्वधनम, मतलब कि आपका त्यागमय भोग। तो प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व था वो त्यागमय भोग की बात करता है, मतलब कि उनके पास है लेकिन उससे विरक्त है। विरक्ति के कारण ही ये इतना बड़ा जो संसार है, रचना संसार है, ये संभव प्रेमचंद का क्या कहते हैं हो पाता है। और इसीलिए जब भी हिंदी साहित्य की बात होगी, और तो बहुत, जैसे मैं एक आयोजन किया था बहुत साल पहले, गिरिराज किशोर जी को मैंने बुलाया था, उन्नाव में था, प्रेमचंद को लेकर के। तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, प्रेमचंद पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं बोलना है? कहें कि उनको अलग हटा करके, अलग करके कोई आप बात कीजिए तो मैं बोलूं, मतलब कि उनके प्रेमचंद पे बोलने के लिए मतलब कि कुछ है ही नहीं, बोला ही नहीं जा सकता। उनको पढ़ा जा सकता है, उनको क्या कहते हैं गुना जा सकता है, उनसे सीखा जा सकता है, उस पर विमर्श क्या हो सकता है? आजकल तो वही उनके राष्ट्रवाद को लेकर के, उनके प्रगतिशीलता को लेकर के, जनवाद को लेकर के, स्त्री विमर्श को लेकर के बहुत सी चीजें मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो लेकिन क्या है कि ये कोई भी साहित्य रचा जाता है वो एक सभी लोग जानते हैं कि वो काल सापेक्ष होता है, समय सापेक्ष होता है। बहुत सी बातों को लेकर के, जैसे कबीर ने मान लीजिए स्त्रियों के बारे में कुछ उस समय कहा था, तो काल सापेक्ष रहा होगा। उस समय क्या कहते हैं एक अलग ढंग की पृष्ठभूमि और यह वातावरण पूरे हिंदुस्तान का रहा होगा। तो कोई भी चीज काल सापेक्ष होता है तो उसको उस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए, उसको इस ढंग से उसके साथ चिपका नहीं दिया जाना चाहिए। जब आप काल सापेक्ष से कोई भी चीज होकर के उसको देखते हैं कि इस समय ऐसी स्थितियों में इस ढंग से कोई स्टेटमेंट रहा होगा, तभी आप उसका अच्छे ढंग से आप उसकी विवेचना कर सकते हैं, तभी आप उस पर न्याय कर सकते हैं। और प्रेमचंद तो मुझे लगता है कि इन विमर्श से बिल्कुल परे हैं, और कोई भी बातें, कोई भी चीज जो है क्या कहते हैं, उनके साहित्य ही अपने आप में इतना मूल्यवान है, इतना समर्थ है कि ये आगे आने वाले कई शताब्दियों तक साहित्यकारों के लिए, कलमकारों के लिए, पाठकों के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहेंगी और मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सार्थक बात आपने भी साझा की। और विजय जी, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, बहुत जरूरी है कि हम प्रेमचंद के लिखे हुए साहित्य कहानी से जो नई पीढ़ी है उनको परिचित कराने की जिम्मेदारी भी निभाए, ये हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। और ये संगोष्ठी भी इसी उद्देश्य के साथ भी हमने आयोजित की है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग, मैंने अभी देखा है जो बहुत सारे यंग नवांकुर जो कलाकार है, साहित्यकार है, जुड़े हैं, वो इसका जो हम जो इस डिस्कशन से प्रेमचंद के करीब पहुंच पाए, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो शायद रुचि ले। तो ये सारी चीजें हैं। और इसी श्रृंखला में अब मैं बड़े ही सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार और एक मिनट रितंद्रा जी, एक मिनट रितंद्रा जी,
जी विजय जी की जो बात है उसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा, उसके बाद धनंजय जी को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने एक बात कही कि जो वो ये कहा जाता है कि उनको बहुत आर्थिक संकट थे, मतलब उनकी बात का कहीं ना कहीं ये आशा आ रहा था, ध्वनि आ रही थी कि उनको आर्थिक संकट उतने नहीं थे, मतलब उनकी नौकरी अच्छी खासी थी। तो मतलब ये देखिए ये अधूरी सच्चाई है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने नौकरी की सरकारी, और लेकिन उसकी वजह से उनके जगह जगह तबादले होते रहे, पहली बात। फिर उन्होंने उनका पहला विवाह जो सफल नहीं हुआ, फिर उन्होंने विधवा विवाह किया, 6 पुत्र हुए, 6 पुत्र पुत्रियां हुई, तो एक बड़ा परिवार की जिम्मेदारी। फिर उन्होंने गांधी जी के सभा में जाकर नौकरी छोड़ने का निश्चय किया, और एक द्वंद्व का पीरियड था उनके 5-6 दिनों का कि छोड़े न दें, वो भी, लेकिन और फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और जमजमाई नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वो कई शहरों में भटकते रहे। आप देखिए, इसी लखनऊ में आए वो 3 साल रहे, जगह जगह नौकरी की, मारी निकाला उन्होंने। फिर वो बनारस में थोड़े समय रहे। फिर विजय जी, आपको शायद पता होगा कि प्रेमचंद की कहानियों पे फिल्मों की बात हो रही है, लेकिन प्रेमचंद जब फिल्मों में गए और वहां वो सफल नहीं हुए, वहां उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और वो जो उनके मन के अनुकूल नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे दबाव थे, और वो वहां छोड़ के फिर वापस चले आए। तो जो जैसे सुषमा जी ने एक जिक्र किया था हरिशंकर परसाई जी के फटे, जो प्रेमचंद के फटे जूते उन्होंने लिखा है, तो जो आर्थिक रूप से इतना अगर मजबूत होगा तो उसके जूते फटे नहीं होंगे। बस मैं ये इतनी सी बात जोड़ना चाहता था। नहीं, आर्थिक रूप से मैं इसमें थोड़ा सा आपको जोड़ना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से मजबूती का मतलब ये नहीं था मेरा कि धनाढ़ थे वो, माने कि वो धनाढ़ थे, ये मेरा आशय नहीं था। मेरा आशय यही था कि चीजें सब चल रही थी और उसको उस रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और क्या कहते हैं, और फिल्म जगत की जो बात है, जैसे सुषमा जी ने जो बात की, और मैं साहित्यिक परिवेश से गया वहां पे, और मैं आपको उसमें एक एड ऑन करना चाहूंगा कि आपका जो साहित्य होता है, वहां के जो क्या कहते हैं, वहां का जो सिस्टम है उसमें बहुत आड़े आता है, बहुत ही आड़े आता है। वो आपके सीधे संघर्ष होता है आपके साहित्य का, आपकी सोच का, और वहां का जो सिस्टम, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। आपके उपन्यास लिखने में आपने लिखा, जैसे ठीक है उसमें आपका अपना इन्वेस्टमेंट है, प्रकाशक इन्वेस्टमेंट देता है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, अगर एक प्रोड्यूसर किसी विषय पे फिल्म बनाता है, कई करोड़ रुपए उस पर लगते हैं, तो वो अपने ढंग से चीजों को चाहता है कि इसकी सफलता असफलता उसको वो उसको आंकता है। तो वहां पे ये संकट नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पंडित जी बस ये कह रहा हूँ कि वहां भी वो जम नहीं पाए, वो वहां भी छोड़ के चले आए। हिमांशु राय जी ने भी बोला है जी, लखनऊ में भी वो जम नहीं पाए। बाद के दिनों में वो इतने बीमार हो गए, और इन्होंने, जैनेन्द्र ने तो एक बड़ा ही वर्णन किया उनका जो आखिरी दिनों का, वो एकदम मतलब आपको आंखों में आंसू ला देता है कि क्या कितनी बुरी स्थिति से उनको गुजरना पड़ा। तो बस मैं ये चीज जोड़ना चाहता था। अक्सर कई बार लोग ये कहते हैं कि उनकी स्कूल की मास्टरी थी, उन्हें क्या दिक्कत थी, उनके बारे में ये मिथ्या प्रचार किया जाता है। तो उनके जीवन का जो संघर्ष है उसको भी देखा समझा जाना चाहिए। बस उस संघर्ष के कारण ही उनका साहित्य है। ये अगर संघर्ष न होता तो उनका ये साहित्य न होता। ये तो स्वाभाविक, बिल्कुल कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल आलोक जी, समीक्षा भी होनी जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्तित्व का भी एक पक्ष है, निखार का पक्ष है। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे मेहमान धनंजय जी है उनकी भी बात आ जाए, तो फिर हम लोग आपस में कुछ जो भी 2-4 पॉइंट है उसको डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं अब बड़े ही सम्मान से आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी को, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मीडिया के जो शिक्षक के रूप में भी वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उनका स्वागत है, और प्रेमचंद जी के ऊपर वो अपना पक्ष रखें, उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रितंद्रा जी, आलोक जी, विजय जी, सुषमा जी और रतिभान जी थोड़ी देर के लिए कट लिए हैं, लेकिन आएंगे और जुड़ेंगे।
इलाहाबादी भाषा में है कि कट हुए हैं, तो उनका नेटवर्क आजकल ये चलता है। वास्तव में प्रेमचंद विमर्श की मांग करते हैं, प्रेमचंद लगातार विमर्श की मांग करते हैं। प्रेमचंद, मैं मीडिया का आदमी हूँ और मीडिया को ही पढ़ा रहा हूँ, मीडिया में ही काम करता रहा और मीडिया के लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो मैं उन्हें मीडिया की नजरों से ही देखूंगा। प्रेमचंद खबरों के कथाकार थे, वे लगातार अपने समाज की खबर दे रहे थे, वे लगातार अपने समय की खबर दे रहे थे और अपने समाज और समय की खबर देते हुए वे कई कई पीढ़ियों को खबरदार कर रहे थे कि देखो तुम्हें किस तरीके से जीना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वे अपने समय के सबसे बड़े खबरची थे और जिस तरीके से अगर उनकी कहानियां देखिए तो एक ऐसी खबर, जब हम लोग अखबारों में खबर लिखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि देखो ये खबर हमने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले लिखी थी और आज भी वैसे ही है। तो वो उनकी कहानियां भी उसी तरीके से जीवंतता के साथ लगी रहती हैं। मैं बहुत सारी बात करूंगा, लेकिन फिल्मों को लेकर भी बातचीत हुई। सुषमा जी ने भी किया, पराड़कर जी ने भी किया और विजय जी ने भी किया। मेरे पास कुछ उनके पत्र हैं जो वो लिखा करते थे। उन्होंने एक जगह पर लिखा, जिसकी बात सुषमा जी ने की, मजदूर फिल्म की बात की, तो वो लिखते हैं कि यह फिल्म मेरी कहानी पर बनी है, लेकिन मैं इसमें बहुत थोड़ा सा हूं। मेरी कहानी में रोमांस जाने क्यों कहां से डाल दिया गया। वो उस फिल्म से, मजदूर फिल्म से भी नहीं थे। वास्तव में होता क्या है, जैसा कि अभी पराड़कर जी, विजय जी के संदर्भ में दोनों चीज के बातचीत में ये निकल कर आया कि बहुत सारी चीजें फिल्मों में हो जाती हैं। वो कहते थे कि शतरंज के खिलाड़ी में इतने पात्र कहां से आ गए, हम तो मीर और मिर्जा को लेकर चले हुए थे। एक चिट्ठी वो जैनेन्द्र को भी लिखते हैं, वो जैनेन्द्र जी को लिखते हैं और वो बड़े ढंग से कहते हैं कि लेखक कलम का बादशाह क्यों ना हो, यहाँ डायरेक्टर की अलंबरदारी है और उसके राज्य में लेखक की हुकूमत नहीं चल सकती, क्योंकि डायरेक्टर यह मानते हैं कि वे जनता के इस्लाह के लिए फिल्में बनाते हैं। उनके लिए फिल्म बनाना एक व्यवसाय है और धन कमाने की गरज है। और वो भागते हैं, जब वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में गए थे, वो जो अजंता सिनेटोन कंपनी में काम करने के लिए, और वहां से वो भाग आते हैं 9 महीने में। इससे पहले कि फिल्मकार का जन्म हो, वो 9 महीने के पहले ही भाग लेते हैं। और वहां से भागते हैं तो वो इसकी सफाई अपने मित्र हसामुद्दीन को देते हैं और वो कहते हैं, बड़ा मजेदार है, इसको सुनना भी मजेदार होगा, कि सिनेमा में किसी इस्लाह की तवक्को करना बेकार है। यह सनअत यानी व्यवसाय भी उसी तरह सरमायादारों के हाथ में है जैसे शराब फरोशी। इन्हें इससे बहस नहीं कि पब्लिक के मजाक माने रुचि, पब्लिक के मजाक का पर क्या असर पड़ता है। इन्हें तो अपने पैसे से मतलब। बरहना, रक्स या बोसाबाजी और मर्दों का औरतों पर हमला, यह सब उनकी नजरों में जायज है। पब्लिक का मजाक इतना गिर गया है कि जब तक ये मुखर्रिब यानी घातक और हयासोज यानी निर्लज्ज नजारे न हो, उसे तस्वीर में मजा नहीं आता। मजाक की इस्लाह का बीड़ा कौन उठाए। सिनेमा के जरिए मगरिब की सारी बेहूदगियां हमारे अंदर दाखिल की जा रही हैं और हम बेसब हैं। पब्लिक में तंजीम नहीं यानी संगठन ही नहीं है, न नेक व बद का इम्तियाज है। आप अखबारों में कितनी ही फरियाद कीजिए, वह बेकार है। जब एक्ट्रेसों और एक्टरों की तस्वीरें धड़ाधड़ छपें और उनके कमाल के कसीदे गाए जाएं, तो क्यों ना हमारे नौजवानों पर उसका असर हो। साइंस की बरकतें एजदी है, मगर नाज़हलों के हाथों में पड़कर लानत हो रहा है। मैंने खूब सोच लिया है और इस दायरे से निकल जाना ही मुनासिब समझता हूँ। ये वो आदमी है जो अपना सच भी लिख देता है, जो वो आदमी है जो अपने समय का सच लिख देता है। और एक बात और, वह उस समय गांधी के आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। वो गांधी के लोगों को तैयार करता था, वो मनोभावों का पाठ पढ़ाता था, इमोशंस का पाठ पढ़ाता था। और इमोशंस के उस जरिए, जैसे आज तो पूरा मीडिया इमोशन बेच खाता है, हमारी अटेंशन को बेच खाता है, लेकिन
वह क्या कर रहे थे, वह इमोशंस के जरिए लोगों की पूरी फौज को तैयार करते थे, मनोभावों की पृष्ठभूमि पर लोगों को जागरूक करने का काम करते थे अपने समाज के प्रति। और तभी न गांधी के पीछे खुदक कर लोग जा पाते थे। ये कहना कि गांधी को छोड़ दिया, वो अभी सुषमा जी ने कहा कि गांधी को छोड़कर प्रगतिशील धारा को अपना लिया। गांधी से बड़ा प्रगतिशील कोई था क्या? और फिर वो गांधी, और देखिए एक बड़ी बात जो अभी विजय जी ने की, गांधी पर काम करने वाले व्यक्ति गिरिराज किशोर कहते हैं कि मैं प्रेमचंद पर नहीं बोल सकता, वह विमर्श के मुद्दे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वह शब्द जिंदा होकर लोगों के साथ होते थे, वह शब्द संघर्ष कर रहे होते थे, वह शब्द रच रहे होते थे, वह लोगों के बीच में जाते थे, वह भीड़ में जाते थे, वह उन लोगों की ध्वनियों को पकड़ते थे, उन स्वरों को पकड़ते थे, उनकी आवाज बनते थे और अपने शब्दों में पिरोकर लिखते थे। यही तो था प्रेमचंद का कमाल। प्रेमचंद को हर पीढ़ी के साथ नहीं, हर पीढ़ी के समय बात करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि अपने समय का एक बड़ा आदमी था जो सच को लिख रहा था, और सच को लिखने के साथ वह खबरदार करता था। लोगों को समाज में हो रहे परिवर्तनों से, लोगों को समाज में हो रहे बदलावों से भी रूबरू कराता था। वह हामिद का चिमटा भी बजाता था और बूढ़ी काकी के दर्द को भी सुनाता था। वह जाहिर सी बात है कि एक ऐसे रचनाकार को अपने भीतर महसूस करना, अपनी रगों में बहते हुए महसूस करना, अपनी रगों के साथ साथ जिंदा रखना बहुत जरूरी हो जाता है। यह भी जरूरी हो जाता है कि हम ये जाने कि वह कितने फेसेट्स में काम कर रहा है। वह इतने फेसेट्स में काम कर रहा होता है और वह अपने काम के बरक्स कई काम ऐसे कर जाता है जिसकी वह कहते ना, जब हम लोग साइंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि यह प्रोडक्ट है और यह बाई प्रोडक्ट है। प्रेमचंद ने अपने प्रोडक्ट के साथ कई बाई प्रोडक्ट पैदा किए, कई बाई प्रोडक्ट हमें देकर गए कि हम ठीक से अपने लोगों को समझ सकें। अभी जैसा कहा रतिभान जी ने, हम उनके किरदारों में अपनों को फिट कर लेते हैं, अपने को फिट कर लेते हैं। वो फिल्मों में इसीलिए गए थे कि लोगों के अंदर ये जेहन में आ गया था कि फिल्में देखकर लौटते थे लोग तो क्या करते थे कि कोई ना कोई किरदारों में अपने आप को फिट कर लेते थे और बहुत दिनों तक उस किरदार को जिंदा रखते थे अपने भीतर, वैसा महसूस करते थे और वैसी ही अपनी चीजों को प्रदर्शित भी करते थे। और वह प्रेमचंद के किरदार में आज भी हम अपने आसपास के लोगों को या स्वयं को उपस्थित पा लेते हैं। यही तो है कालजयीपना, यही तो है किसी लेखक का बड़ा हो जाना, और यही तो है किसी लेखक का अपने भीतर जिंदा होना और जिंदा होने का महसूस करना। प्रेमचंद एक बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। वह लगातार, मैं तो जिन दिनों अखबार के समय में जब आजमगढ़ जाता हूं तो पता लगता है कि वहां भी प्रेमचंद है। मैं गोरखपुर जाता हूं तो वहां भी प्रेमचंद है। मैं इलाहाबाद जाता हूं तो वहां भी प्रेमचंद है। लखनऊ में भी प्रेमचंद है और मुंबई में भी प्रेमचंद है। बहुत सारे शहरों में जगह जगह काम करते हुए, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि वह जब लोगों को समझ रहे होते हैं तो समाज की ध्वनियों को, उनके स्वरों को पकड़कर उनकी आवाज बनने का काम करते हैं। मीडिया में प्रेमचंद को पढ़ाना, मैंने अभी 3 अपने यहाँ जो विद्यार्थी होते हैं उनको मैंने 3 लेखकों को पढ़वाना शुरू किया। एक खबरों के कबीर, क्योंकि कबीर भी अपने समय की जितनी भी चेतना थी उसकी खबर दे रहा था। वो गाता है कि चली है कुलबोरनी गंगा नहाइन जमुना नहाइन सौमन मैल लिहिम चढ़ाए, ये कबीर ही गा सकता है। और फिर प्रेमचंद, ये खबरों के रचनाकार प्रेमचंद थे, जो खबरों के कथाकार थे, खबरों का कवि, खबरों का कथाकार। और इस तरीके से तीसरे हैं निर्मल वर्मा, जो कि पूरी सिनारियो को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं। तो आज की पीढ़ी को यह बताना बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे रचनाकार थे ये किस तरीके से अपने समय के,
और अपने समाज के सच को प्रस्तुत कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि ऋतंभरा जी ने हम लोगों को इकट्ठा किया और प्रेमचंद पर इतनी बढ़िया बातचीत की। सुषमा जी ने जिस तरीके से रंगमंच की बात की, कहानियों का रंगमंच जिसकी चर्चा देवेंद्र राज अंकुर का नाम लिया गया कि उन्होंने कहानियों का रंगमंच हो सकता है प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ने के बाद ही प्रतिपादित कर दिया हो। कहानियां जब सच होती मंच पर दिखाई देती हैं तो रचनाकार अपने आप जीवित हो जाता है। प्रेमचंद वैसे तो कोई उनको जीवित करने की जरूरत नहीं है, वे एक जिंदा रचनाकार थे और जिंदा रचनाकार हर पीढ़ी में हर समय में जिंदा रहता है। जैसा कहा ना कि आने वाले कई वर्षों तक, कई सैकड़ों वर्षों तक वो जिंदा रहेंगे जब तक इस धरती पर। हमने दूसरी जब दुनिया बनानी, तीसरी दुनिया बनानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोचा था कि हम तीसरी दुनिया बनाएंगे और हम वो भारत बना लेंगे कि हमारे भारत में भुखमरी नहीं होगी, हमारे भारत में अशिक्षा नहीं होगी, हमारे भारत में बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? वो जो गांधी और प्रेमचंद का डेवलपमेंट कम्युनिकेशन था, वो जो विकास का संचार था, उसे हम सही अर्थों में मूर्त रूप नहीं दे पाए और लिहाजा आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी अशिक्षा है और यह अभी कई वर्षों तक बरकरार रहने। मैं ये घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस परिस्थितियों में हम चल रहे हैं, क्योंकि हमने प्रेमचंद ने कोशिश किया था अपने ऑडियंस को पार्टिसिपेटरी बनाना, प्रतिभागी पाठक बनाना, प्रतिभागी ऑडियंस बनाना। ये पार्टिसिपेट, जब कोई कम्युनिकेटर काम करता है तो वह पार्टिसिपेटरी ऑडियंस बनाने लगता है, यानी वो जो कह रहा है वह दुगना, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना होकर लोगों तक पहुंच जाए। और ये प्रेमचंद ने काम करना शुरू किया था। बाद के रचनाकारों ने प्रेमचंद सा होना चाहा, प्रेमचंद कोई नहीं हो गया। लिहाजा हम विकास के संचार को ठप कर बैठे। गांधी अपने समय का बहुत बड़ा संचारक, मार्टिन लूथर किंग अपने समय का बहुत बड़ा संचारक, नेल्सन मंडेला अपने बहुत बड़ा संचारक, और इसी तरीके से प्रेमचंद को देखना चाहिए कि वह अपने समय का बहुत बड़ा संचारक था। कथाकार एक जगह, नाटककार अपनी जगह, कवि अपनी जगह, लेकिन प्रेमचंद जैसा संचारक नहीं था। वह विकास संचार का सबसे बड़ा अलंबरदार था। वह चाहता था कि दुनिया विकसित हो, समाज विकसित हो, लोगों के दिमाग विकसित हो। यदि हम सही अर्थों में प्रेमचंद को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके प्रतिभागी पाठकों की जो पीढ़ी है उसे संवारने का, बनाने का काम जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। और ये एक ऐसा अवसर होता है, मैं जब से अध्यापक हो गया हूँ तो बिना 40 मिनट बोले मुझे चैन नहीं आता है। तो मैं ही चला जाऊंगा और ये बड़ा संकट हो जाए। जब मैं अखबार था तो कोई ज्यादा अखबार में था और कोई ज्यादा बोलने लगता था तो अपने ही मन में कुछ ना कुछ उनके लिए पढ़ लिया करता था कि अरे इलाहाबादी बात, सब लोग इलाहाबादी हैं, समझ गए होंगे कि क्या हम लोग कहते हैं। लिहाजा मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी चर्चा की। बहुत सारी बातें उनके जो खबरों के पक्ष की थी उसको भी रखा आपने, और होना चाहिए इस कार्यक्रम की सार्थकता भी है। और एक चीज और भी थोड़ा सा आज अधूरा अधूरा सा लग रहा है, कल अजीत पुष्कर जी शायद इसके हम वो भी एक मेहमान क्या कह सकते हैं, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होते। मैं बुलाना उनकी बड़ी इच्छा थी, लेकिन कल वो गिर गए तो हम लोग से जुड़ नहीं पाए, हम लोग के कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। तो इसका हमें बहुत अफसोस है। किसी प्रोग्राम में फिर कभी हम अजीत पुष्कर सर को के साथ भी हम कोई गोष्ठी आयोजित करेंगे। और बड़ी आप लोगों ने अपना जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन मैं चाहूंगी अगर किसी के मन में कुछ जो भी विचार आए हैं उन विचारों पे कुछ अगर कोई पूछना चाहता है तो वो अपना पक्ष रख सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो छूट गई थी मेरी, कि मुंशी प्रेमचंद फिल्मों से भले ही तंग आकर वापस आ गए थे, लेकिन जब सत्यजीत राय और मृणाल सेन ने फिल्म बनाने के लिए हिंदी साहित्य की ओर देखा तो उन्हें प्रेमचंद ही नजर आए। और उन्होंने सत्यजीत राय ने उनकी सदगति और शतरंज के खिलाड़ी जैसी कालजयी रचनाएं बनाई और मृणाल सेन ने उनकी कफन पर ओकाउरी कथा तेलुगु में बनाई थी। तो भले ही प्रेमचंद को उस समय फिल्मों ने नहीं समझाया, फिल्म उस सेटअप ने नहीं समझाया, वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाए। और जो एक उन लोगों के बीच में जो वैचारिक या सैद्धांतिक जो विरोध था वो स्वाभाविक था।
लेकिन बाद में उनको पहचाना गया, उनके उपन्यासों पर काम हुआ, निर्मला सीरियल पे काम, पूरा सीरियल बना उनके उपन्यास पर, और गुलजार ने उनकी कहानियों पर एक बहुत अच्छा एक लंबा धारावाहिक उनकी एक एक कहानी पर बनाया था, जो कि देखने पर, उस सीरियल को देखने पर प्रेमचंद की जो कथा शक्ति है उनकी, उसका पता चलता है। और अगर हम नाटककारों में कहें तो हमारे बीच में राजेंद्र नाथ जी ने जो मुंशी प्रेमचंद पे काम किया है वो अद्भुत है, और लगता है जैसे उनकी कहानी एकदम सजीव होकर मंच पर आ गई, क्योंकि हम लोग जब मुंशी प्रेमचंद को करते हैं तो उनकी उस शक्ति को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और हमेशा ये लगता है कि वो बात हम नहीं कर पाए इस नाटक से जो इस कहानी में थी, या पढ़ते समय जो आनंद आया था। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद पढ़ने के लिए हैं, शायद मंचन के लिए या फिल्म के लिए वो विधा उनको सूट नहीं करती है। धन्यवाद। दरअसल सुषमा जी एक बात हम जोड़ें कि प्रेमचंद दृश्यों के रचनाकार, दृश्यों के, उनकी कहानी पढ़ते हुए आप देखिए तो दृश्य सामने आने लगते हैं, वो दृश्यों के रचनाकार थे, और इसीलिए उनकी रचनाओं पर जो फिल्म बन पाई और वो बेहतर फिल्म और कलात्मक फिल्में बनी, क्योंकि वो दृश्य रचा करते थे। बहुत सारे लोग रचनाकार हुए हैं जिन्होंने शब्द चित्रों के माध्यम से, दृश्य चित्रों के माध्यम से, दृश्य शब्दों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। धनंजय जी भी एक बात कह रहे, जो प्रेमचंद की बात पढ़ के सुना रहे थे, प्रेमचंद अपने युग के कितने बड़े प्रगतिशील थे ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कितने बड़े परंपरावादी थे, भारतीय परंपरा और संस्कृति के कितने बड़े पोषक थे। उनके इस घोषणा, उनकी घोषणा से जाहिर होता है कि नहीं, वो अपने समय के समाज को जी रहे थे, उसको व्यक्त कर रहे थे, लेकिन वो परंपराओं से पृथक नहीं हो रहे थे, वो उन परंपराओं को भी जो लेके चल रहे थे जो भारतीयता में समाहित हैं। उनके घोषणा पत्र में ये भी कहते हैं कि यहाँ सिनेमा की बात है, सब कुछ बेशर्मी होती है। ये उनकी बात से ये भी जाहिर होता है कि प्रेमचंद जी अपनी परंपराओं से पृथक होकर, पृथक न होते हुए भी प्रगतिशील थे, जो आज के प्रगतिशीलों में ये बात नहीं मिलती है। वो अपने आप को आसमानी प्रगतिशील मानते हैं, बहुत बड़े मानते हैं, जबकि प्रेमचंद से बड़ा प्रगतिशील कोई हुआ नहीं लेखन के क्षेत्र में। अभी आपने जिक्र किया कि नेल्सन मंडेला थे या महात्मा गांधी थे, जितने बड़े संचारक, वैसे ही प्रेमचंद थे। तो वैसा संचारक और वैसा प्रगतिशील होना बहुत कठिन है जैसे कि प्रेमचंद, जो परंपराओं से भी जुड़ा रहे, प्रगतिशीलता को भी को बढ़ावा दे या उसके रास्ते पर चलता रहे। नहीं रतिभान जी, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। उन्होंने तो प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता ही की थी, तो इस पे प्रेमचंद की प्रगतिशीलता को लेके तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन एक बात जो उनके फिल्मों और नाटकों को लेके बात हो रही है, मुझे लगता है देखिए हर विधा का अपना एक वो होता है, कैरेक्टर होता है। अगर उनको लगता है कि ये कहानी अगर नाटक के रूप में ही अच्छी हो सकती थी तो वो नाटक लिखते। उन्होंने नाटक भी बहुत सारे लिखे जो बहुत पॉपुलर नहीं हुए। तो जो नाटक का अपना चरित्र है उसमें उसका एक अलग चरित्र है, उसका वो कहानी को जब हम नाटक के रूप में करें तो सफल होगी नहीं होगी ये अलग बात हो जाती है। लेकिन प्रेमचंद के पास बड़े मतलब उसमें उस तरह के चरित्रों का आपसी वो नहीं, परतें नहीं है जैसे नाटकों में बहुत जरूरी होती है। मुझे लगता है चाहे शेक्सपियर के नाटक हो चाहे विजय तेंदुलकर के नाटक हो, उसमें देखिए आप कैरेक्टर के कितने लेयर हो जाते हैं। अगर वाजिद अली शाह के कैरेक्टर में इस तरह की गुंजाइश थी, क्योंकि वो एक तरफ तो देखिए वो अपनी अय्याशी के और उसके प्रतीक थे, और दूसरी तरफ उन्होंने कला के लिए इतना सारा काम किया, तो वहां एक दो तरह के चरित्रों का एक संघर्ष था। इसलिए सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी बड़ी पॉपुलर, मतलब बहुत अच्छे ढंग से चली और बन पाई, क्योंकि वहां एक चरित्रों का एक व्यक्ति में कई लेयर दिखाई देते हैं। लेकिन प्रेमचंद के ज्यादातर चरित्र गहरे हैं, वो मतलब अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नाटकों में चरित्रों का एक अंतर संघर्ष होता है, वो अच्छे बुरे और कई शेड्स हो जाते हैं। वो एक नाटक का अपना एक वो उस विधा का अपना एक वो है, उसकी एक पहचान है, और हर विधा की अपनी एक पहचान होती है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रेमचंद को नाटक लिखना होता
तो वो नाटक लिखते, वो फिर कहानी ना लिखते। बिल्कुल नहीं, देखिए उन्होंने नाटक तो सिर्फ 3 ही लिखे थे, है ना सुषमा दी। कहानी मूलतः वो कहानीकार ही थे, उपन्यासकार और कहानीकार थे। विजय जी कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन हमें लगता है कि हमने कहानी के मंचन से ही मुंशी प्रेमचंद को नाटकों के बीच में नई पीढ़ी तक उनको पहुंचाने का, उनकी कहानियों के माध्यम से ही कोशिश बहुत सारे लोगों ने की है, और वो व्यर्थ नहीं गई है। आज अगर आज का युवा अगर बूढ़ी काकी करता है या वो ईदगाह करता है, तो वो कहानी के मंचन से ही जो रंगकर्म से जुड़े लोग हैं वो उस तक पहुंच चुके हैं। तो अच्छी बात किसी भी माध्यम से पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंचनी चाहिए और आगे बढ़ती जाए, संचरित होती रहना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। जी विजय जी कुछ कह रहे थे? मुझे तो लगता है कि डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी के वक्तव्य के बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। वो सब कुछ जो है उन्होंने एक ढंग से अघोषित अध्यक्ष की वक्तव्य हो गया उनका। जी लेकिन एक विमर्श है, एक खुला विमर्श है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं है, तो ये बातें जोड़ी जा सकती हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, जैसे ऋतंभरा आप हैं, सुषमा जी हैं, डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी हैं, आलोक पराड़कर जी हैं, प्रतिभान जी हैं, ये सब जो एक जो क्या कहते हैं आलोचनात्मक उनका एक पक्ष है, उसमें विमर्श में न जा करके उनके उस पक्ष को यहाँ पे ले रहे हैं जो कि बहुत कम उठते हैं। उनके ये पक्ष, उनका जैसे कि बात कहे कि सबसे बड़े खबरनवीस थे वो प्रेमचंद जी, ये पहली बार मुझे सुन करके लगा कि बिल्कुल थे। माने कि आजादी की लड़ाई में पैरेलल दो चीजें चल रही थी। एक तरफ जो अखबारों में गांधी का मूवमेंट मान लीजिए चल रहा था, नेहरू की बातें चल रही थी, दूसरी तरफ क्या कहते हैं अपने कहानियों के माध्यम से समाज की खबर दे रहे और समाज में बदलाव की बात हो रही थी। तो ये पहली बार इस ढंग से बातें उठ रही हैं जो कि बहुत ये सुनने को दुर्लभ होती हैं, और इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत आभार, और कि जो है इतने लोगों का महत्वपूर्ण वक्तव्य सुनने को मिला। मैं उसकी बात कर रहा था कि कहानी या कोई भी नाटक है, जैसे आप एक उसकी बात करें, समय कितना है, कितना समय है हम लोगों के पास? बस अब हम समय के अंतिम चरण में ही हैं, जो बोलना हो बोल लीजिए। अच्छा, कि अतिक्रमण ना हो, मेरे कहने मतलब है। जी जी, ये इस तरीके की घोषणा है कि जो बोलना हो बोल लीजिए, अब समय खत्म है। तो वो जो नाटक की बात होती है, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आधे अधूरे जी। उस नाटक को सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोग हैं, और आधे अधूरे को पढ़ना, फिर आधे अधूरे का 3 या 4 लोगों के द्वारा निर्देशन उसका मंचित करना। आप जब पढ़ते हैं तो आपके अपने विजुअल्स बनते हैं, आप अपने ढंग से उसको क्या कहते हैं चीजों को आपके अपने बिंब होते हैं, आपकी जो चरित्र में आप पढ़ने के समय उस ढंग से प्रवेश करते हैं। लेकिन जब आप मंच पर देखते हैं तो अगर 4 लोगों ने मंचन किया है आधे अधूरे का, तो सबके अलग अलग ग्रामर होते हैं उसमें। मंच का, जैसे आलोक जी ने कहा कि एक अलग सिनेमा का या मंच का एक अलग ग्रामर होता है, तो ढंग से सबके अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं कि जो कि आपने उसको सोच रखा है, आप घोषणा करते हैं कि वो मजा नहीं आया, जो बात उनकी कथ्य में वो प्रस्तुति में बात नहीं। प्रेमचंद जी की कहानियों को भी लेकर के फिल्म बनने की बात हो या उसके मंचन करने की बात हो, यही बात होती है कि हम एक धारणा बनाते हैं। मैं आपको बताऊं, इस संदर्भ में वो होगा कि मैंने बहुत से पौराणिक आख्यान के धारावाहिक लिखे हैं, जैसे रावण है, रामायण 3-4 लिखे हैं मैंने मुंबई में जीविकोपार्जन के लिए। तो क्या होता है कि जब आप राम के विषय में या क्या कहते हैं रावण के विषय में आपकी एक धारणा होती है, वो धारणा अगर टूटती है क्या कहते हैं विजुअल रूप में, तब आप वहां पे माने आहत होते हैं, तब आपको चीजें पसंद नहीं आती। उसी तरह से हो सकता है कि जिन कहानियों का हम जो क्या कहते हैं आस्वादन करते हैं या पढ़ते हैं, उसको मंच पर उस रूप में हम कल्पना करते हैं कि दिखेगी, वो जब नहीं दिखती है तब लगता है कि ये तो मजा नहीं है, ये संभव नहीं है, बेहतर है कि कहानी ही रहने दिया जाए, उसको कहानी ही केवल पढ़े। एक संकट होता है,
क्या कहते हैं उसके रूपांतरण में, नाट्य रूपांतरण में, नाट्य प्रस्तुति में, और उसके जो सिनेमाई जो उसका परिवर्तन होता है। तो ये क्या कहते हैं आपके अपने विजुअल्स होते हैं, जब वो विजुअल्स आपको मंच पर मैच करते नहीं दिखते, तब आप कहते हैं कि नहीं ये सफल नहीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है। जी, बहुत ही अच्छी और सार्थक चर्चा रही आज प्रेमचंद जी की जो आज का विषय था, और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो मेरा भी मनोबल बढ़ाया, और एक ऐसी मतलब परिवेश में आज जो अभी हम मंच पे बहुत खुल के काम नहीं कर सकते, मंच पे कोई प्रोग्राम बहुत भीड़ भाड़ में नहीं कर सकते, तो एक ऑनलाइन है, और हम कोई बम्बई से जुड़ा, कोई दिल्ली से जुड़ा, कोई लखनऊ से जुड़ा है, तो ऐसी स्थिति में एक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और ये हमेशा जो प्रेमचंद जी हैं हमारे दिलों में और साहित्य में जिंदा रहेंगे। और आप सभी मेहमानों का, कलमकारों का जो हमारे मंच पे आए, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो दर्शक हमसे जुड़े उनका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही मेरा मनोबल भी बढ़ाते रहिए। कभी मैं कुछ ऑर्गेनाइज करूं तो आप लोग जरूर मुझसे जुड़े। इसी के साथ आज का आपका भी बहुत बहुत अच्छे संचालन और आयोजन के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत आभार जी। ये तो ऐसा काम हो गया जैसे रतिभान जी को सुने बहुत दिन हो गया था, आलोक जी को सुने बहुत दिन हो गया था। अब जैसे, और बड़ी मजेदार बात, एक अंतिम बात कह दें, रुकेंगे नहीं, आपने जो आयोजन किया और मैंने जो खबरची होने की बात कही, यहाँ पर जितने लोग आपने जोड़े सब खबरों की दुनिया के लोग थे। और ये कहीं ना कहीं आलोक जी हमारे हिंदुस्तान में रहे, दैनिक जागरण, और हमने तो रतिभान जी रहे, विजय जी रहे, सुषमा जी भी लिखती रही। तो ये एक बड़ी बात थी कि सब खबरची यहाँ इकट्ठे थे, और इसीलिए मैंने कहा प्रेमचंद बहुत बड़े खबर थे। ये तो बड़ी बात है। सबकी शक्लें दिख गई बहुत दिनों बाद, और ऐसे आयोजन आप बराबर करते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को नमस्कार जी, शुभ रात्रि।